আজকে অনেক কিছু নোট ডাউন করতে হবে কারণ আমরা একটা নতুন টপিক পাচ্ছি। তো ইয়েস, প্রত্যেকে ভিডিও অন করে নেবেন, বেশি দেরি না করে আমি স্পিকারকে ডেকে নেব আমাদের মানে স্ক্রিনে। তো সবাই রেডি? রেডি সবাই? ইয়েস, ভেরি গুড। তো প্রত্যেকে ভিডিও অন করে নেবেন কারণ এটা লাইভ সেশন, ভিডিও অফ রাখা নট অ্যালাউড। তো ওকে, তো বেশি আর লেট না করে আমি ডেকে নেব পঙ্কজ স্যারকে। প্লিজ পঙ্কজ স্যার, কাম অন দ্য স্ক্রিন। थैंक यू सो मच अरिफा मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड बहुत ही जबरदस्त आज सुबह की शुरुआत की। और नवरात्रा का दिन चल रहा है और नवरात्रा का चौथा दिन है। और चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो हमारे एसपीएस वेलनेस सॉल्यूशन की तरफ से तमाम जितने सारे यहाँ पे हमारे सदस्य हैं जो अभी आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, सभी को इस प्रोग्राम की तरफ से ढेर सारी नवरात्रा की बधाइयाँ। और थैंक यू सो मच अगेन आरिफा मैम। और आगे बढ़ने के पहले मैं बिना उनको शुक्रगुजार किए आगे नहीं बढ़ सकता। इस प्रोग्राम के जो कर्णधार हैं हमारे सर और मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे दोस्त हमारे पहली बार आए हैं जो कि हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, तो मैं उनके भाषा का ख्याल रखूंगा, लेकिन लोकल भाषा को भी हमें थोड़ा सा गुरुत्व देना पड़ेगा। तो हाय एवरीवन, अगेन मेरा नाम पंकज है। हाय पंकज सर। थैंक यू सो मच सर। और शुरुआत कहाँ से हुई है पहले इसे बताना जरूरी है, जो कि है मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक पे मैं आऊंगा, लेकिन टॉपिक पे आने के पहले जर्नी में मैं कैसे आया और कैसे इस प्रोग्राम में रुक गया, मैं 2 मिनट के लिए पहले उसे शेयर कर लूं। तो बाय बैकग्राउंड मैं बिजनेस से बिलोंग करता हूं, बिजनेस बैकग्राउंड है मेरा। और इस जीवन दायिनी प्रोग्राम में आने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस आना शुरू हो गया था। वजन बढ़ गया था, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, ये सारा वक्त हर समय लगा रहता था। रात को नींद काफी देर से आती थी और जिंदगी कट रही थी, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। परिवार में मनमुटाव बढ़ गया था क्योंकि सारा दिन स्ट्रेस लेवल हाई रहता था। बहुत कुछ चीजों का ट्राई किया, लेकिन इस जीवनदायिनी प्रोग्राम का पता चलने के बाद, इसमें आने के बाद, पहले 3 दिनों में जो जो हमारे कोच ने दिशा निर्देश किए, उन चीजों को मानते हुए पहले 3 दिनों में एनर्जी आया। पहले महीने में 2.5 किलो, 2.5 महीने में अपना 14 kg फैट यहाँ से रिड्यूस किया। तो वजन तो कम गया, लेकिन उसके साथ साथ मेरा डाइजेस्टिव हेल्थ बेटर हुआ, स्लीपिंग प्रॉब्लम बेटर हुआ। आज के डेट में 10 बजते बजते नींद आ जाती है, सुबह 4 बजे विदाउट एनी अलार्म नींद खुल जाती है। एनर्जी लेवल पहले से काफी बेहतर है। स्किन, स्किन दिख रहा है सबको? सीटीएसएम, सीटीएसएम का फुल फॉर्म बाद में पता चलेगा। सीटीएसएम का राज है स्किन। और यही चाहता हूं कि आधार कार्ड पे एज तो बढ़े, लेकिन खुद को यंग रखना चाहता हूं। इस प्रोग्राम में रुकने का मेन मकसद यही है कि इस प्रोग्राम ने मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार को एक नया जीवन धारा दिया। और इस प्रोग्राम पे चलते चलते अभी तक मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर रहा हूँ और आगे भी इसी तरह से लाइफ लीड करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच अगेन दिस प्रोग्राम। अभी समय आ गया है, हमें ऑलरेडी आपको स्लाइड वगैरह मिला होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक उन सारे लोगों के लिए समर्पित है जो माता पिता बन चुके हैं या माता पिता बनने वाले हैं। क्यों? अभी आज किसी न किसी की शादी होगी, शादी के बाद हर पति पत्नी का एक सपना होता है कि बच्चा उन्हें, पति को पिता बोले। और एक लेडीज क्या समझती है कि जब कखन আমাকে माँ बोले डाक। लेकिन समय बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे की गतिविधि और बच्चों की जैसे नहीं हो रही है। वो पापा मम्मी कुछ बोल नहीं पा रहा, या फिर उसका एक्टिविटी दूसरे बच्चों के जैसे नहीं हो पा रही है, वो सोशलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसे धीरे धीरे और भी चिकित्सकीय चीजों में इन चीज को कहा जाता है सेरिब्रल पाल्सी। तो आज वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे का दिन है, जो कि है 6 अक्टूबर 2024। हर साल होता है 6 अक्टूबर को ही। तो आज इस विशेष दिन पे हमारे वेलनेस कम्युनिटी की तरफ से उन तमाम जो माता पिता इस प्रोग्राम पे बैठे हैं या फिर जो कल बनने वाले हैं, उनकी जानकारी के लिए जरूरी है तो कि हमारा बच्चा, भगवान न करे किसी का बच्चा सेरिब्रल पाल्सी का शिकार हो। लेकिन जिनका हो चुका उन्होंने तो भगवान ने नहीं किया। तो कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, क्या क्या चीजें हम जान लें। आज का जो टॉपिक है, पहले मैं बताऊंगा इसकी सेरिब्रल पाल्सी क्या है, इसके क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं, और कैसे समय रहते अगर हम इसके ऊपर काम करें तो हो सकता है कि आने वाले समय में इससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकें। तो सब रेडी है ना? रेडी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वीडियो ऑन रहने से ना रेडी होंगे, वीडियो ऑफ करके कैसे रेडी हो सकते हैं?
अभी जो भी काम है, सबसे ज्यादा काम है ये वाला काम। तो आप सभी को अपना वीडियो ऑन कर लें, प्रॉपर जगह पे बैठे, और जैसे कि अरिपा मैम ने शुरू में बताया कि जो भी चीज आपको नई लगे सीखने में, वो उन चीजों को फटाफट नोट कर लें, क्योंकि हमारा ब्रेन, भगवान ने हमें और एक शक्ति दी है, भूलने की शक्ति, है कि नहीं? तो इसीलिए लिख लेने से वो भूल नहीं सकेंगे। तो कुछ स्लाइड की मैं मदद लूंगा और उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं, सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है, ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक मिनट, ओके, नो इशू, नो इशू, नो इशू, ओके। आई थिंक स्क्रीन मेरा विजिबल है समीर सर? ओके, এলাচ করুন पंकज सर। फुल हाँ, स्क्रीन कर, फुल स्क्रीन स्क्रीन करूँ, फुल स्क्रीन करूँ, साइड वाला स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। ओके, नो इशू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कर लेता हूँ। सेरिब्रल पाल्सी दो चीजों से मिलके बना रहता है। पहला है सेरिब्रल, सेरिब्रल का मतलब हो गया आपका मस्तिष्क, और पाल्सी, PALSY, PALSY इसका नाम हो गया वीकनेस। तो सेरिब्रल पाल्सी फुल फॉर्म हो गया इसका मानसिक पक्षाघात। अभी ठीक है? ओके, थैंक यू। तो सेरिब्रल रिफर्स टू द सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा, उनको पता है कि ये हमारे दिमाग के भीतर रहता है, जो हमारे उठने चलने सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और सेरिब्रल पाल्सी या मस्तिष्क पक्षाघात एक अक्षम करने वाली शारीरिक स्थिति है, जिसमें मस्तिष्क की क्षति के कारण मांसपेशियों का जो कम्युनिकेशन होता है वो बिगड़ जाता है। तो मांसपेशियों की जो ऐच्छिक गति होती है वो प्रभावित होने के कारण सेरिब्रल पाल्सी चलन संबंधी विकलांगता का कारण बनती है। ठीक है ना? और मस्तिष्क की क्षति कब होती है? ये गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के वक्त, या जन्म के तुरंत बाद होती है। यह क्षति अलग अलग बच्चों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। जीवन पर्यंत रहने वाली, ध्यान रखिएगा, जीवन पर्यंत रहने वाली यह स्थिति प्रभावित व्यक्ति के शरीर की गति, मसल्स पर उनका जो कंट्रोल होता है वो, उनका बैलेंस, मुद्रा और संतुलन पर भी असर डालती है। तो ये हो गया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सेरिब्रल पाल्सी के बारे में। अभी इसके क्या क्या प्रकार हैं आइए जान लेते हैं, छोटा करके। साइंटिफिक टर्म ज्यादा यूज नहीं करना है, सिर्फ टच करके निकलना है आपको, खाली ध्यान में रखना है। 4 तरह के प्रकार होते हैं। पहला हो गया स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, ये सबसे सामान्य सेरिब्रल पाल्सी है। इसके कुल मामले हेलो? 70% लोग इससे इफेक्टेड होते हैं। और इसमें मांसपेशियों के अकड़न के कारण व्यक्ति को अपने काम करने, खाने और बोलने में परेशानी होती है। एटेक्स्टिक सेरिब्रल पाल्सी, या फिर इसे हम कहते हैं एथेरॉइड सेरिब्रल पाल्सी, इसमें 10 से 20% पाया जाता है इसमें। इसके बाद हो गया आपका, इसमें करीबन 10% लोग हैं जो कि इससे प्रभावित होते हैं। और चौथा हो गया मिश्रित सेरिब्रल पाल्सी, इसमें मस्तिष्क पक्षाघात के लक्षण नजर आते हैं उन्हें। इनमें से मतलब 2, 3, एक से ज्यादा लक्षण अगर किसी में नजर आवे इन ऊपर के तीनों में, उसे हम लोग मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है ना? अभी हम लोग जान लेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या है। तो लक्षण या सिम्टम्स हम कह सकते हैं কি লক্ষণে বোঝা যায় कि सेरिब्रल पाल्सी আপনার ইফেক্টেড আছে। पंकज जी, सर जी प्लीज। ভাইয়া জি থোড়া বাংলাতে বলতে বলুন, সব চাটিং করছে, ओके একটু বাংলায় বলুন, বাংলা হিন্দি মিক্স করে বলুন, ঠিক আছে? तो আসুন এবার জেনে নি। अभी हम लोग जान लेते हैं कि सेरिब्रल पाल्सी के लक्षण क्या क्या है, কি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। প্রথমে হচ্ছে এজ ওয়াইজ এটাকে ক্যাটাগরি করা হয়। एज वाइज इसे हम लोग भाग करते हैं। सबसे पहले हो गया इसका 6 माह, 6 मास পর্যন্ত, मतलब 3, 4, 5, 6, 6 মাস से नीचे जो बच्चे होते हैं उनका কিভাবে লক্ষণগুলো বুঝতে পারবেন कि সিপি বা সেরিব্রাল পালসির ইফেক্টেড আছে কিনা। তো পিঠের বল, মানে কি পিঠের ভরে যদি যদি পিঠে সাপোর্ট দিয়ে উঠাবে তো দেখবেন মাথাটা टोल खेल जाते, माथा बैलेंस से থাকছে না, मतलब पीठ के बल सोते हुए उठाने से सर पीछे की ओर झुक जाता है। उसका शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता है। वह निष्क्रिय सा, मतलब शरीरे ये থাকছে না, আপনার पावर থাকছে না, निष्क्रिय सा महसूस होता है। गोद में उठाने पर उसकी पीठ और सिर अकड़े हुए से लगते हैं, और वो आपसे, मतलब बोले तो नहीं बट वही চাইছে कि আপনার থেকে যাতে দূরে থাকে। और गोद में उठाने पर उनके पैर अकड़ जाते हैं और कैंची की तरह सीजर मतो क्रॉस हो जाए।
ये हो गया लक्षण जो 6 माह से कम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। आइए जान लेते हैं कि 6 माह से जो अधिक आयु के हैं, 10 মাসের কম কিন্তু 6 মাসের বেশি, মানে 6, 7, 8, 9 এই মাসের যে বাচ্চাগুলো জন্ম নেয় এদের মধ্যে কি কি লক্ষণ দেখলে পরে বুঝতে পারবেন কি শিপির কোনো সিমটম আছে কিনা। তো দেখবেন কোনো সাইডে কোনো ডিরেকশনে, নর্থ ইস্ট ওয়েস্ট কোনো ডিরেকশনে বাচ্চা পাল্টাচ্ছে না, দুটো হাত একসাথে আনতে পারছে না, दोनों हाथ एक साथ नहीं ला पाते हैं। तीसरा हो गया নিজের হাতকে মুখে পর্যন্ত নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, अपने हाथ को मुंह पे ले जाने में परेशानी हो रही है। और कोनो किचू कोई भी खिलौना आप देते हैं झुनझुना या कुछ भी, तो उसे वो एक हाथ से ही उठा पाता है, दूसरा हाथ वो उठा नहीं पाता है, दूसरा हाथ का ऐसे मुट्ठी बांधे रहता है। तो ये लक्षण हो गया आपका 6 माह से लेके 10 माह के बीच के जो बच्चे होते हैं उनमें ये देखा जाता है। तीसरा जो लक्षण देखा गया इसमें स्टैंडिंग 10 to 12 मंथ, 10 माह से अधिक बट 1 साल से नीचे बच्चा हामागुड़ी रहे, तो जो कहते हैं हिंदी में कहते हैं बच्चे का घुड़कना या चलना, वो एक साइड में झुका रहता है। ओके, एक हाथ और पैर का इस्तेमाल वो आगे बढ़ने के लिए करता है और दूसरा वो घसीटते हुए चलता है। আমি পাছার বড়ে এগোই কিন্তু हाथ और पाटा फोर्स पाচ্ছে না। तो भगवान ना करे कि किसी बच्चे में इस तरह के लक्षण नजर आवे, तो शिशु विशेषज्ञ को ये सारी बातें बताना ना भूलें, जिससे कि उन्हें जानने में सुविधा होगा कि किस सिम्टम पे बच्चा आ चुका है, कौन सा सिम्टम है। नेक्स्ट अभी हम लोग जानेंगे कि कुछ फैक्ट्स क्या बताते हैं। हमारे भारत में 1000 में से 3 बच्चे सेरिब्रल पाल्सी से इफेक्टेड हैं। हालांकि ये सुनने में बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन आपको पता होगा कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले डायबिटीज भी कम था ना, ये सुनो। उस समय कितना था, शायद 50 पे 1 या 50 पे 2-3 ऐसे रहा होगा। लेकिन आज के डेट में देखिए कोई परिवार तो ऐसा है कि 10 परिवार के 10 सदस्य में से 7 जन को डायबिटीज है। हम लोग सर्वे में अक्सर देखते हैं ऐसा। तो चीजें कब करवट लेती हैं, कब वो संख्या बढ़ जाता है, डिपेंड करता है इसके लक्षण क्या क्या है। उन लक्षणों पर अगर हम काम ना करें, क्यों धीरे धीरे हमारी जीवन शैली खराब होती जा रही है। तो ये जो रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से, हालांकि बहुत सारे रिकॉर्ड अभी सबमिट नहीं होते हैं सरकारी विभाग तक, ये अलग बात है। तो 1000 में से 3 बच्चे इसमें प्रभावित हैं। और सेरिब्रल पाल्सी में मस्तिष्क का सेरिबेलम नाम का भाग क्षतिग्रस्त होता है, ये तो मैं शुरू में बता चुका हूं। तो ये है फैक्ट्स। अभी फैक्ट्स के बाद हमें क्या जानना है कि जो कि थोड़ा विस्तारित तरीके से आपको जानना जरूरी है, और आई थिंक सभी स्कॉल पे शुरू में जैसे बने हुए थे अभी भी बने हुए हैं। अभी आगे आपको कुछ कुछ नोट करने का समय। तो क्या क्या चीजें कारण है जो सेरिब्रल पाल्सी को इनवाइट करते हैं, द काउजेस फॉर सेरिब्रल पाल्सी। सबसे हो गया प्री टर्म बर्थ, द मोस्ट कॉमन काउजेस ऑफ सीपी प्री टर्म बर्थ। और ये प्री टर्म बर्थ कैसे कैसे हो सकता है, इसका बहुत सारे कारण है। क्या क्या कारण है, नंबर 1 हो गया आपका मेडिकल कंडीशंस, जैसे संक्रमण, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड अदर क्रॉनिक कंडीशंस। गॉट इट, प्री टर्म बर्थ। इसके बाद हो गया प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, अगर हो तो उसमें भी प्री टर्म बर्थ हो सकता है। लाइफस्टाइल चॉइस, लाइफस्टाइल का चॉइस कैसे, हमने जीवन शैली का विकल्प हमने क्या चुना है, जिसमें धूम्रपान है, जिसमें ड्रिंकिंग अल्कोहल है, जिसमें यूजिंग इलीगल ड्रग्स। अब यूजिंग इलीगल ड्रग्स की ताले माने कि আমাদের এখন किसी भी चौराहे पे नुक्कड़ पे दवा मिल जाती है, ये सुनो, और हम लोग बिना प्रेस्क्राइब अनप्रेस्क्राइब मेडिसिन यूज करते हैं। माथा ব্যথা হলো ক্রসিন খেয়ে নিলাম, অমুক হলো ডাইজিন খেয়ে নিলাম, কিছু হলো, मतलब कुछ ना कुछ चीजें हम लोग अब खुद ही डॉक्टर बने हुए हैं। इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। और हालांकि किसी दवा के दुकानदार का भी नियम है कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के वो कोई भी तरह का दवा ना दे, लेकिन वो भी हम भी उनको डॉक्टर समझ के सारा कुछ बोलते हैं कि देखो ना हमारा अमुक होच्छे हमारा मेडिसिन। कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। अगर आप गर्भवती हैं और आप नुक्कड़ चौराहे पे किसी भी दुकान से दवा या फिर विदाउट प्रेस्क्राइब मेडिसिन खा रहे हैं, तो उसमें भी आपका रिस्क काफी है। और चौथा क्या हो गया, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है इसके बीच में आप लगातार रह रहे हैं, ये भी एक कारण हो गया आपका प्री टर्म बर्थ हो सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ, तनावपूर्ण जीवन अगर आप जी रहे हैं, जिसमें घरेलू हिंसा, सामाजिक सोशलाइज आप नहीं हो पा रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ आप लीड कर रहे हैं हर वक्त,
चौथा हो गया इसमें प्री टर्म बर्थ का जो कारण हो गया आपका एज फैक्टर डिपेंड करता है किस तरीके से, अगर आपकी उम्र 18 से कम है या 35 से ज्यादा है। क्यों 18 से 35 का जो समय है ये सही माना जाता है कंसीव करने के लिए। और कुछ कुछ आपका रीजन देखा गया है जो प्री टर्म बर्थ का, कुछ कुछ उसमें देयर कुड बी ए जेनेटिक इन्फ्लुएंस आल्सो। तो प्री टर्म बर्थ के साथ और क्या क्या रीजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है? मैटरनल इन्फेक्शन, वेरी वेरी डेंजरस। इसे हम लोग अगर परिभाषित करें तो इसको कहते हैं मातृ संक्रमण। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण या बुखार से बच्चे के मस्तिष्क में सूजन हो सकता है। और मातृ संक्रमण, मैटरनल इन्फेक्शन कई कारणों से हो सकता है, जिसमें कि आपका खतरे और बीमारी की जो गंभीरता है उसे वो बढ़ा सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ये भी हमें जानना जरूरी है। इसके बाद हो गया मैटरनल इन्फेक्शन कहाँ से हो सकता है? बैक्टीरिया से हो सकता है। और एक ही प्रजाति के माइक्रोबायोम में असंतुलन या जो हमारा आंत मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन है वहां पे फैलने से भी जो हमारा ड्यू टू लैक ऑफ प्रोबायोटिक इन आवर गट, गट हेल्थ अगर अच्छा नहीं हो, अच्छा नहीं है मतलब क्या, वहाँ खराब बैक्टीरिया बढ़ गया, तो गट हेल्थ को हमें सही रखना है जिससे कि मैटरनल इन्फेक्शन वहां पे ना हो। कुछ कुछ वायरस हैं जैसे कि रूबेला वायरस हमने सुना होगा, और इसके अलावा प्रोटोजोआ, ईस्ट, और कुछ कुछ आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। some examples of sexually transmitted infection that can affect the lower genitalia include क्लेमाइडा ट्रैकोमैटिस। ये कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं जो कि डॉक्टर लोग परिभाषित करते हैं। तो कुछ कुछ में आपका वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, इससे हमें मैटरनल इन्फेक्शन के श्रेणी में आता है। और पोस्ट पार्टम इन्फेक्शन, ये क्या हुआ, प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद ये संक्रमण होने का चांसेस बढ़ता है। कहाँ पे? अगर माइक्रोफ्लोरा या प्रसव के दौरान पेट की दीवार या मूलाधार पर आघात हो, इससे भी ये बढ़ सकता है। तो मैटरनल इन्फेक्शन आ गया। अगला जो कारण है सीपी का या फिर सेरिब्रल पाल्सी का, वो है रूबेला। रूबेला जिसे हम लोग जाके हमरा जर्मन खसरा भी कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के रक्त प्रवाह के माध्यम से गर्भवती महिला तक पहुंच सकता है, जिससे वायरस भ्रूण को इफेक्ट कर सकता है। और भ्रूण में रूबेला होने का जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भावस्था के दौरान संक्रमण कब होता है। तो संक्रमण होने के चांसेस कब रहते हैं ज्यादा रूबेला का? पहले 12 हफ्ते में 85% चांस रहता है, 13 से 16 हफ्ते में 50% चांस होता है, और दूसरी तिमाही जो 9 मंथ जो শিডিউলটা হয় তো লাস্টের যে কোয়ার্টারটা থাকে তার মধ্যে 25% চান্সেস থাকে এই রুবেলা ইনফেক্টেড হওয়ার। এবার ইনফেক্টেড হওয়ার কারণগুলো তো বলে দিলাম, বাট হয় কিভাবে এটা আমাকে জানতে লাগবে, আমাদের জানতে লাগবে। रूबेला किन किन माध्यम से फैल सकता है? तो रूबेला किन किन माध्यम से? किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा, যারা অলরেডি रूबेला इन्फेक्टेड আছেন उनके द्वारा खांसने या फिर छींकने से हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हो सकता है। नाक, नाक किंवा गला से संक्रमित जो बलगम है उसका सीधा प्रभाव होने से हो सकता है। और কেউ অলরেডি রুবেলা ইনফেক্টেড আছে তার সাথে আমরা তার সাথে खाद्य বা पेय पदार्थ বা ड्रिंक कुछ भी हम शेयर करते हैं, एक ही कप में एक ही थाली में खा रहे हैं, या फिर कुछ पार्टी में गए एक खाना खा लिए, तो वो चीजें हमें अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो महिलाएं हैं। और रूबेला का सबसे अच्छा बचाव का तरीका है टीकाकरण। और बहुत सारा टीकाकरण का नाम है MMR या फिर और भी जो भी नाम है वो डॉक्टर ऑलरेडी आपको बताएंगे क्या क्या टीकाकरण है। तो स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू। तो रूबेला के बाद अभी क्या आ गया अगला रीजन, वो हो गया ब्रेन ब्लीडिंग, वेरी डेंजरस। तो मस्तिष्क में रक्तस्राव, गर्भ के दौरान नवजात शिशु के दौरान मस्तिष्क में रक्त स्राव सीपी का कारण, सीपी मतलब वही जो हमारा आज का टॉपिक है सेरिब्रल पाल्सी, तो सीपी का कारण बन सकता है। समय के पूर्व प्री मैच्योरिटी अगर हो, इसमें चांसेस बढ़ जाता है कि বাচ্চা যত ছোট জন্ম নিবে বা যত টাইমের আগে জন্ম নিবে ब्रेने ब्लीडिंग এর चांसेस डेंजरस, वो खतरा उतना ही अधिक होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय से पहले जन्मे शिशुओं के मस्तिष्क में जो रक्त वाहिकाएं हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है।
और बहुत ही नाजुक होती है, बहुत सेंसिटिव है। ये सुनो। और ফেটাল স্ট্রোক, ব্রেন ব্লিডিং এর আরেকটা কারণ ফেটাল স্ট্রোক। फेटल स्ट्रोक কিভাবে? तो फेटल स्ट्रोक अगर हम बोले तो प्लासेंटा में रक्त का धक्का मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को, प्लासेंटा में जो इंटरनल पार्ट पे जो बच्चा जहाँ, तो वहां पे रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे गर्भ में ही बच्चे को स्ट्रोक हो सकता है। वेरी डेंजरस। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या हुआ फिर? जिन शिशुओं में रक्तस्राव की संभावना अधिक होती है, जैसे कि हीमोफीलिया या फिर प्लेटलेट का कम होना, प्लेटलेट होता है ना ब्लड में प्लेटलेट, वो अगर कम हो तो उससे भी जोखिम अधिक होता है। इसके बाद हेमोरेज डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, नवजात शिशु का जो रक्तस्रावी रोग, जन्म लेते ही कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके बच्चा आता है। और सेरिब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस, वेरी डेंजरस, एक दुर्लभ एक गंभीर स्थिति है जब रक्त का धक्का मस्तिष्क से निकलने वाली नसों के भीतर रक्त के जो प्रवाह है उसको इफेक्ट करता है। अगला जो हम लोग कारण है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगला कारण है रिड्यूस्ड ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई, रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। ये कठिन जन्म के दौरान हो सकता है यदि बच्चा অনেক সময় শুনি না বাচ্চার ওজন কম আছে 2 किलो কিছু, जो एवरेज যে ওজন থাকা দরকার, जो ওজন रहना है बच्चा उससे कम वजन का पता लेता है। इससे क्या होता है, रिड्यूस्ड ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई उसमें कम होती है। और जन्म के साथ वो श्वास रोध भी हो सकता है, इससे ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, श्वास रोध होगा ना। और इसके साथ साथ इसमें गर्भनाली संबंधी समस्या है, जैसे कि गर्भनाली जो बच्चा का जहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, जहाँ पे वो विकास होता है, वो थोड़ा आगे खिसक जाता है। या फिर ट्रॉमा टू द मदर, माँ को आघात लगी है, या फिर माँ में जो हाई या फिर लो प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता है, या फिर बहुत तो हाई रहता है या फिर नॉर्मल रहता है, इस दौरान भी वो हो सकता है। इसके साथ श्वसन संबंधी समस्या, शिशु द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा सीमित होती है, इससे भी ये समस्या हो सकता है। एनीमिया, एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जहां बच्चे में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, या लाल रेड ब्लड जो सेल्स होती है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से एनीमिया का लक्षण देखा जा सकता है। तो ये भी एक लक्षण है सीपी का। दूसरा हो गया अवरुद्ध वायुमार्ग, ब्लॉक्ड एयरवे की जिनिस एटा। तो सूजन आंशिक रूप से पूरी तरह से वायुमार्ग को अवरुद्ध कर सकती है, जिससे बच्चे के फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचना कठिन हो सकता है। আরো কিছু আদার্স রিজন আছে, যেমন কি অ্যামনিওটিক মেটাবলিজম, ম্যাটারনাল ব্লিডিং অ্যান্ড নিউবর্ন বেবির স্ট্রোক অ্যান্ড সময়ের আগে যেটা অলরেডি বললাম প্রিম্যাচিওর বেবি হওয়া, সেটা তো আছেই আছে। নেক্সট এবার আমরা জেনে নিব अगला जो कारण है काउजेस फॉर सीपी, সেটা হচ্ছে কি हेड इंजरी, वेरी वेरी डेंजरस। सिर पर लगी गंभीर चोट, जैसे कि স্পেশালি অনেক সময় থাকে কি প্রেগন্যান্সি অবস্থায় আমরা কোনো না কোনো জায়গাতে বেরোতে হয়, জানো, তো সেখানে কোনো কার অ্যাক্সিডেন্ট, বাইক অ্যাক্সিডেন্ট, কোনো জায়গায় চোট লেগেছে কোনো পোর্শনে, তো সেটার কারণে সিপি होते पारे। किसी तरीके से कोई भारी सामान आपने उठाया, वजन से ज्यादा आपने कैरी किया, उससे भी हेड इंजरी आ सकता है। और पैदल चलते वक्त भी घटनाएं घट सकती हैं। और बहुत समय होता है चाइल्ड एब्यूसमेंट, वेरी डेंजरस। एब्यूसिव हेड ट्रॉमा इज ए कॉमन काउज फॉर हेड इंजरी, जो कहते हैं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, अपमानजनक सिर मतलब कहीं पे चोट लग जाना, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, हेड इंजरी हो सकता है। वायोलेंस, हिंसा हो रही है तो ऑब्वियसली हिंसा में तो आदमी मुंह के साथ साथ कुछ भी मतलब वो एक्टिव हो सकता है, तो फिर उसमें ज्यादा खतरा है इंजरी लगने का। सिर की चोटें खोपड़ी, खोपड़ी या मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती है। अधिकांश सिर की चोटें केवल खोपड़ी को प्रभावित करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कट, खरोच, चोट, सूजन या अन्य चोटें लग सकती हैं। मस्तिष्क की चोटों में आघात, रक्तस्राव या सूजन शामिल है। अगला जो कारण है वो जेनेटिक है। जेनेटिक चेंजेस क्या है इसमें? आनुवांशिक परिवर्तन, डीएनए में जो जेनेटिक चेंजेस और जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है, जिसमें आनुवांशिक परिवर्तन, म्यूटेशंस एक कारण है कि एक ही जीन एकाधिक जीन या गुणसूत्रों में हो सकता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति अपनी आनुवांशिक संरचना को अन्य आबादी में जोड़ते हैं, जिससे इफेक्टेड आबादी के जीन पूल का विस्तार होता है। रैंडम मैटिंग एंड फर्टिलाइजेशन, वेरी डेंजरस। एक समय पीरियड होता है कि पहला 3 महीना और आखिरी के 3 महीना, यानी कि कंसीव के करने के बाद 3 महीना और बिफोर डिलीवरी जो 3 मंथ होता है, ये समय बहुत ही सेंसिटिव होता है, स्पेशली जो भी यहाँ पे
पुरुष हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि इस टाइम में हमें थोड़ा दूरी बना के रखना जरूरी है। क्यों? आने वाले के लिए। ठीक है ना? पहला 3 महीना और आखिर के 3 महीना, और बीच में भी अगर होता है तो वो काफी कम करना है, ज्यादा नहीं, जिससे कि ज्यादा असर ना पड़े, क्योंकि उस वक्त वो काफी ही नाजुक होता है। और अगला जो कारण है वो है, कुछ अदर काउजेस भी इसमें डिपेंड करता है, जैसे कि कुपोषण। कुपोषण, भारी धातु का सेवन। भारी धातु का सेवन मतलब जो भी हमारे जो कम पचने वाला खाना है वो हम खा रहे हैं, जो जल्दी पचने वाला खाना है उसे हम नहीं खा रहे हैं, तो ये हो गया भारी धातु का सेवन। रक्त के धक्के जमने की समस्या, और हो गया हमारा, इसके साथ हो गया अगर हम कहें सही भाषा में तो अदर काउजेस में जो मेनली डिपेंड है, बी केयरफुल व्हाट यू कंज्यूम। ध्यान से सुने। क्यों? खाने में जो अभी बोला गया कि अदर जो काउजेस में, उसमें खाना एक बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है। क्यों? खाना हम जो खाते हैं, अगर सीड ऑयल लेते हैं, सीड ऑयल अगर हमारे खाने में जिसकी मात्रा बहुत आयत है, तो आंकड़ों से पता चला है कि सीड ऑयल पचाने में 2 साल का समय लगता है। अल्कोहल अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो 12 से 14 घंटे लगते हैं अल्कोहल पचाने में। डाइट सोडा अगर आप कंज्यूम करते हैं, डाइट सोडा को पचाने में 12 घंटा का समय लगता है। आप नोट कर रहे हैं मेरे ख्याल से? डाइट सोडा अगर आप ले रहे हैं तो उसे पचाने में, धीरे धीरे बोलो, डाइट सोडा ले रहे हैं तो उसे पचाने में 12 घंटे का समय लगे। अगर आपके खाने में ग्लूटेन ग्लूटेन की मात्रा है, ग्लूटेन पचने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। और अगर आप प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं, पार्टी के साथ हो या पार्टी के बिना हो, प्रोसेस्ड मीट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो पचाने में शरीर को 12 से 48 घंटे का समय लगता है। और हाँ, जो हमारे घर पे एक व्हाइट पॉइजन, चीनी, चीनी अगर कंज्यूम करते हैं तो चीनी को भी कम से कम हमारा, जान के आपको ताज्जुब होगा, शायद पहली बार आप सुनेंगे, चीनी को हमारा शरीर पचाने में 3 से 10 दिन का समय लेता है। तो इतना समय जो लगता है इसके पीछे, ये अदर काउजेस में आ गया सारा कुछ। क्या क्या मैंने बताया? सीड ऑयल पचने में 2 साल, अल्कोहल पचने में 12 से 14 घंटा, डाइट सोडा पचने में 12 घंटा, ग्लूटेन पचने में 2 से 3 दिन, प्रोसेस्ड मीट पचने में 12 से 48 घंटा, और चीनी को पचाने में हमारा शरीर 3 से लेके 10 दिन का समय लेता है। तो ये तो हो गई अभी तक का जो जानकारी था, जो क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या चीजें हैं। अभी हमें ये जानना चाहिए कि काउजेस ऑफ, जो भी हमने अभी जाना कि क्या क्या कारण है। आई थिंक स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, थैंक यू। कारण जानने के बाद अभी हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसका तब समाधान कैसे हो। और भारत में या फिर कहीं पे भी जो भी बाहर से कॉल पे जुड़े हुए हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट ए मदर टू बॉर्न सेरिब्रल पाल्सी इन इंडिया। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो किन किन चीजों पे सावधान रहने की जरूरत है? कारण पता है तो सावधानी भी आपको ऑलमोस्ट पता चली गया होगा। लेकिन सावधानी में सबसे पहला आता है आपका वैक्सीनेशन। ये দেখে নিন ভালো করে কি আপনি যে যে দিন আপনার ভ্যাকসিনেশন আছে, মেক শিওর, কেননা প্রেগনেন্ট উমেনদেরও ভ্যাকসিনেশনের একটা আলাদা শিডিউল থাকে। बी कंसल्ट विथ योर क्या वो कहता है वो गायनोकोलॉजी, जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे लगातार आप संपर्क में बने रहे। वैक्सीनेशन, मेक श्योर और वैक्सीनेशन आर अप टू डेट। दूसरा हो गया हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हेल्थ रिलेटेड कोनो इश्यूज যদি থাকে, মানে কি कंट्रोल एनी अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज सच एज हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर है आपका, अगर आप डायबिटीज है आपका, तो आपको उस समय आप कंसीव कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये हेल्थ इश्यूज पे ध्यान रखना जरूरी है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या, किसी भी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या जैसे उच्च रक्तचाप या फिर मधुमेह, डायबिटीज, এটাকে আগে कंट्रोल করাটা দরকার। वैसे सेरिब्रल पाल्सी का जो ट्रीटमेंट होता है वो फिजियोथेरेपी या फिर कॉमर्शियल थेरेपी होता है, स्पीच थेरेपी जैसे थेरेपी से किया जा सकता है। और अगला जो कारण है मैं आपको बता दूं, ये हो गया सब्सटेंसेस।
पदार्थ इसमें थोड़ा सा आपको जानने का विषय है कि पदार्थ में क्या क्या चीजें हैं। तो पदार्थ में जैसे कि आपका हो गया शराब, सिगरेट, मनोरंजक दवाएं बहुत समय लेते हैं, ड्रग्स जिसको हम कहते हैं, और कुछ कुछ अनप्रेस्क्राइब्ड जो मेडिसिन, जैसे कि शुरू में मैंने बताया, उन चीजों से बचें। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, जीवन के किसी भी मोड़ पे उन चीजों से बचना जरूरी है। दूसरा क्या हो गया, आज के डेट में देखिए, बादाम हम लोग खाते हैं 900 रुपए किलो, गुटखा खाते हैं, गुटखा 5000 रुपए किलो, काजू है 800 रुपए केजी, सिगरेट है 4000 रुपए केजी, शुद्ध देसी घी है 700 रुपए केजी, तंबाकू है 2000 रुपए केजी, सेब आता है 100 रुपए केजी, सुपारी आता है 600 रुपए केजी, दूध है 50 रुपए लीटर, और शराब है 500 रुपए लीटर। इतनी महंगी होने के बाद भी हमारा समाज इसे खाता है। लेकिन जब बात आती है हमारे सेहत की, तो हम कहते हैं कि इतनी महंगाई में हम इसे कैसे खाएं, दाम अनेक बेशी। तो इन चीजों पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम कहाँ पे अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से क्या पा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के बाद क्या था, जी हाँ, हेल्थ इश्यूज, उसके बाद सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस के बाद प्रीनेटल केयर, जो प्रसव पूर्व जो देखभाल होता है, वो देखभाल होना जरूरी है। और इसके साथ साथ इसमें आपका आरएच फैक्टर, जो आरएच कारक होता है, उसे भी आपका देखना जरूरी है। पंकज सर, पुराना स्लाइड ही आ रहा है और छोटा आ रहा है, उसको बड़ा कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। हाउ टू प्रोटेक्ट वाला ही आ रहा है। ओके, नहीं, ओके, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें इनके ऑलरेडी बताया आपको। तो सब्सटेंसेस में क्या क्या थे अभी, ठीक है। तो सब्सटेंसेस में मैंने आपको बताया कि जो भी हम लोग पदार्थ यूज करते हैं, उन चीजों में हम देखते हैं कि उन चीजों से हमारी सेहत बनती है या बिगड़ती है, और जिसे यूज करना है उनसे हम दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और प्रीनेटल केयर, प्रसव पूर्ण देखभाल, वो काफी ज्यादा जरूरी है, जिसे मैंने पहले भी बताया। आरएच फैक्टर क्या है, आरएच फैक्टर आपके जो पर्सनल फिजिशियन है वो आपको गाइड कर देंगे। आपके और भ्रूण के बीच रक्त प्रकार की जो असंगतता है, उसको हम लोग आरएच फैक्टर्स में उसको जज करना पड़ता है। और अगला जो पॉइंट आ गया, वो हो गया न्यूट्रिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू प्रोटेक्ट में आपका आ गया अभी अगला पॉइंट। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक पार्ट है न्यूट्रिशन। पोषण संबंधी, पुष्टि संबंधी जेगलो आपका जो भी आपका क्राइटेरिया है, उसे आपको विचार करना जरूरी है। और कैलोरी कम, पौष्टिकता ज्यादा। आपके खाने में कैलोरी कम होना चाहिए और पौष्टिकता ज्यादा। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये जो भोजन हम खाते हैं, जिसे हम लोग भोजन कहते हैं, ये कब होना चाहिए, मिडिल ऑफ द डे। ये मैं नहीं बता रहा हूं, जो हमारे शास्त्रों में या भी चरक संहिता या अश्रु संहिता जो भी लिखे हुए हैं, पुराने चीजें ही हमारे पास आ रही हैं दोबारा लौट के, कि जो दोपहर का जो खाना है, जो हम लोग भोजन करते हैं, वो महाराजा के जैसा होना चाहिए। उसका कैलोरी आप ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑफ द डे पे आपका शरीर बहुत सारा काम कर चुका होता है या फिर काम करने वाला होता है। बहुत सारा काम कर चुका होता है, बहुत सारा काम करने वाला होता है। तो गाड़ी चलने पे तो तेल लगेगा ना, यानी कि हमारे शरीर को तो कैलोरी चाहिए ना। तो मिडिल ऑफ द डे जो होता है, 12 से लेके 1:30 बजे या 2 बजे तक का मैक्सिमम टाइम, इसके बीच में आपको जो खाना है, चावल, दाल, रोटी, वो सही माना गया है। शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक, कम कैलोरी वाला खाना आप सुबह में और रात में ले सकते हैं। वैसे कहा गया है शास्त्रों में कि जो एक बार भोजन करता है, ध्यान से सुनिएगा, जो एक बार भोजन करता है वो है योगी, जो 2 बार भोजन करता है वो है भोगी, और जो 3 या अधिक बार भोजन करता है वो है रोगी। योगी, भोगी और रोगी 3 श्रेणी आते हैं। तो हमें किस में जाना है, ये भी हमें देखना है। जो आधे पेट भोजन करता है, 2 गुना जल पीता है, वह उत्कृष्ट ध्यान कर सकता है। और सदैव अपने खान पान को विचार पूर्वक करना चाहिए। स्पेशली न्यूट्रिशन पे एक बात मैं और जोड़ लूं, क्योंकि बहुत सारे माएँ हैं, बहुत सारी बहनें हैं। रात के समय स्पेशली हमें दही, रायता, खीरा, मूली, केला, लस्सी, ककड़ी भूल कर भी ना खाएं। ये डाइजेस्ट नहीं होते, और साथ में जो भी खाते हैं उनको भी डाइजेस्ट नहीं होने देते। मैं फिर से बता दूं, रात के समय दही, रायता, खीरा, मूली, केला, लस्सी, ककड़ी भूल कर भी ना खाएं।
ये डाइजेस्ट नहीं होते और इनके साथ जो भी आप खाते हैं उनको भी डाइजेस्ट होने नहीं देते। ये गंभीर बीमारी के कारण हो सकते हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, पेट दर्द, मोटापा, अनबैलेंस शुगर लेवल, अनियमित ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का फ्लक्चुएट होना, आर्थराइटिस का भी हो सकता है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है। अगला जो हो गया आपका बिहेवियर। आपका व्यवहार कैसा हो, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो बिहेवियर ऑल टाइम में पॉजिटिव, अपने बारे में अच्छा बोले, अच्छे चीजों का समर्थन करें, बुरे चीजों का बहिष्कार करें। पहले शुरुआत कहां से होगी, खुद से। धूम्रपान अच्छा है ना खराब है, खराब है, तो इसको क्या करना है, बहिष्कार करना है। करत करत अभ्यासते জন্মত হয় সুজান। हम लोग মানুষ की অভ্যাসের দাস, অভ্যাস করলে পরে আমরা নিজেকেই পরিবর্তन করते পারি। वी आर आवर ओन आर्किटेक्चर, यस और नो। दूसरा हो गया एक्सरसाइज। अभी बहुत सारे होता है क्या, जो वजन कमाने के लिए जो भी महिला या पुरुष, अगर आपका वजन ज्यादा है तो कोशिश करें कि आपका वजन पहले सही आवे, उसके बाद आप समय लेके आप अगले जो भी पीढ़ी को लाना चाहते हैं उनको लें, लेकिन आपका वजन सही होना जरूरी है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आवे बच्चे में। तो इसमें एक पार्ट आता है एक्सरसाइज, बिहेवियर में आता है एक्सरसाइज, डेली वॉकिंग। अगर हम कहते हैं আমরা तो डेली हाटी, रेगुलर में सुनी के नाम तो हाटी डेली, तो एक्सरसाइज का पार्ट रोज चलना नहीं है। देखिए चलने के बेनिफिट्स अलग है, अगर आप वजन कमाने के लिए चलना शुरू किए हैं तो इससे वेट लॉस नहीं होता है। यस, आप चलते हैं तो आपकी कुछ कैलोरीज बर्न होती है जो आपके ओवरऑल वेट लॉस में कुछ मदद कर सकता है, मगर अगर आपका गोल वेट लॉस है, যদি আপনার গোল আছে ওয়েট লস, তো ওয়াকিং কোনোদিনও আপনাকে वेट लॉस জার্নিতে হেল্প করবে না, করবে না, করবে না। अगर आपका गोल वेट लॉस है तो वॉकिंग आपको कभी भी आपके वेट लॉस जर्नी में मदद नहीं करेगा, क्योंकि वेट लॉस करने का सिंपल जो नियम है वो है कैलोरी मैनेजमेंट, और इसके लिए आपके डाइट में कैलोरीज कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा, जो कैलोरी एक्सपर्ट है, यहाँ के कोचेस हैं, वो गाइड कर रहे हैं, ये प्रोग्राम गाइड कर रहे हैं। अगर वॉकिंग से वेट लॉस होता तो हमारे डेली सुबह, अभी भी मैं आया थोड़ी देर पहले, तो सालों से देख रहे हैं जो गार्डन में वॉकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी तक उनका कई किलो वजन कम हो चुका होता है, यस और नो। तो प्रॉपर वर्कआउट कहाँ करना है, आपको ग्रुप में करना है, और अगर कंसीव कर रहे हैं तो फिर एक्सपर्ट के सुझाव से ज्यादा जंपिंग मूव्स करना है, ज्यादा प्राणायाम करना है, ना ज्यादा योगा करना है, ये सारा कुछ योर पर्सनल कोच इज द बेस्ट पर्सन हु विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप टू व्हाट टू डू नेक्स्ट, यस और नो। तो इसके बाद है प्रॉपर स्लीप। अगर आप रात को 11 बजे, बढ़िया से सुनिएगा, बिहेवियर में क्या आता है, बिहेवियर में अगला स्टेप आता है स्लीप। अगर आपको रात 11 बजे सो जाते हैं तो उसके 2 घंटे के बाद, সবাই শুনছেন তো, যদি রাত্রে 11টার সময় ঘুমোচ্ছেন तो তার 2 घंटा পরে আপনি डीप स्लीपে থাকছেন। अभी भी बहुत लोग सो रहे हैं, अभी नहीं सोना, अभी सुनिए। अगर आप रात 11 बजे सो रहे हैं तो 2 घंटे के बाद आप डीप स्लीप में रहते हैं। 1 से लेके 3 बजे तक का, 1 से लेके 3 बजे तक का जो समय होता है, ये आपका पूरे शरीर का जो ब्लड होता है ये हमारे लीवर से गुजरता है, या फिर उसकी पूरी की सफाई होती है। जो 1 से लेके 3 बजे तक का समय, जिस टाइम में वो कहता है ना कि जो एकदम अचेतन अवस्था में हम लोग सो जाते हैं, तो जितने लोगों की नींद যাদেরও ঘুম 1টা থেকে 3টার মধ্যে যদি ঘুম ভাঙছে, तो বুঝে নিতে হবে, समझ लेना चाहिए कि आपका लीवर इशारा कर रहा है कि मैं खराब हो रहा हूं। ये सुनो, अगर आपकी नींद डीप स्लीप যখন হবে তখনই ঘুম ভাঙছে আপনার, তো বুঝে নিতে হবে লিভার সাইন দিচ্ছে, भाई साहब मैं खराब हो रहा हूं, मुझे ठीक करो। भविष्य में हो सकता है कैंसर भी हो इससे, कि आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर हु विल गिव यू जो भी लक्षण या सिम्टम हमारा बॉडी हमें बताता है। ये बात अलग है कि हम उसे समझ रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज अलग है, रिजल्ट तो आता ही है। तो क्या करना है, रात को 10:30 से 11 बजे सो जाना चाहिए, और सोने के पहले क्या करना है, हमारा जो ये जो है ना मोबाइल, ये हमें अपने आप से दूर करना देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल की जो ब्लू लाइट है ना, उसका असर कई देर तक हमारे ब्रेन पर रहता है। तो ये सारा कुछ तथ्य था जो कि आज मैं सेरिब्रल पाल्सी के दिन आप सभी को बताना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था, लेकिन समय की कमी है। तो आई थिंक बहुत सारे चीज आपने नोट किया, जो कि आने वाले समय में, या फिर मैं एक चीज और बता दूं,
अभी तो मैं सिर्फ पूर्वानुमान जो भी आने वाले उनके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे भारत में से पैरालंपिक में भी बहुत सारे सेरिब्रल पाल्सी के जो भी बच्चे हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये सुनो, ये प्राउड का विषय है। तो उन बच्चों के लिए लव साइन तो बनता है ना, उन बच्चों के लिए हमें लव साइन देना पड़ेगा। नॉर्मल जो बच्चे नहीं ला पाए वो स्पेशल चाइल्ड लेके आ रहे। तो अगर इसमें से भी कोई है तो अपने बच्चे को उस तरफ वो पॉजिटिव कम्युनिटी में कैसे वो लोग किए, कैसे वो लोग जा रहे हैं, वो मोटिवेशन देना जरूरी है। लेकिन आगे ये गलती ना हो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आज का टॉपिक। तो थैंक यू सो मच। वैसे तो सेरिब्रल पाल्सी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन समय रहते अगर हम लोग अपने निजी कुछ आदतों में सुधार करें, बच्चों की आदतों में सुधार करें, हो सकता है कि वो कुछ कुछ रिवर्स भी हो। हमारे इस जीवनदायिनी प्रोग्राम में कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो अभी आपके सामने आएंगे। उस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कैसे एक माँ अपने बच्चे को पहले का जो कंडीशन था और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो सारा कुछ अभी आप उनके रिजल्ट पे आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम कैसे आप आने वाले समय में आपकी मदद कर सकता है, कैसे आप इस प्रोग्राम से खुद को आप इसमें जोड़े, इसके लिए भी मैं आपको ये नीचे दिए गए जो नंबर जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और आप भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर दवा मुक्त जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी भी जी सकें। तो आगे का रिपोर्ट, आगे का जो रिजल्ट है वो अभी आपके सामने आने वाला है। तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। করতাম কারণ এত ওভারওয়েট হয়ে গেছিলাম আমার কিন্তু দেখলে মনে হতো না কিন্তু পেটটা মনে হতো এতটাই বাইরে কখনো বেরোতে পারতাম না লজ্জায় কেন দুখানা থেকে তিনখানা শার্ট পরে নিতাম আর সবসময় চাইতাম যে পেটটা সবসময় ঢাকানো থাকে এরকম ভাবে আমি আস্তে আস্তে আমার হেলথের দিকে মানে ওভারওয়েটের দিকে চলে যাই কারণ বাচ্চা যেহেতু আমার এক নর্মাল ছিল এই জন্য আমি টেনশনে আমি এরকম হয়ে যাই আস্তে আস্তে যখন আমি নিজেকে চেঞ্জ করতে থাকলাম এখান থেকে যে পঙ্কজ স্যার বললেন সব আমার মধ্যেই ছিল কারণ আমি আমি যেরকম ব্যাড হেলথের মধ্যে ছিলাম আমার বাচ্চাকেও সেরকম আমি ছিলাম ওভারওয়েট বাচ্চা ছিল আন্ডারওয়েট এরকম ভাবে আমার লাইফটা চলছিল এখান থেকে পাই টু পাই সব কিছু শিখেছি কোনো এমন কোনো জিনিস নেই যে আমি শিখিনি সব কিছু জল খাওয়া কারণ জল খাওয়াটাই জানতাম না ভাবতাম যা স্যার আমাকে ডক্টর বাবু 12 বছর দেখেছেন 12 রকমের মেডিসিন খেয়েছি সুগার ছাড়া সবকিছুই আমার ছিল আমার লাইফে প্রচন্ড হারে শ্বাসকষ্ট হতো মানে এই কথা বলাটাও আমি পারতাম না দম ফেলে ফেলে কথা বলতাম এরকম হতো মাঝে মাঝে অক্সিজেনও নিয়ে আসতাম পাশেই হসপিটাল ছিল এমন কোনো দিন নেই যে হসপিটালে ভর্তি হয়নি এবং প্রেগনেন্টের সময় আমার বেবি আমার যখন গর্ভ অবস্থায় তখন আমার লিভার ধরা পড়ে আমার ওই যে অপারেশন দুখানা অপারেশন হয়েছিল আমার টিউমারও হয়েছিল এবং টিউমারটা ফেটেও গিয়েছিল আবার অ্যাপেন্ডিসাইটও হয়েছিল ওটাও ফেটে গিয়েছিল এইভাবে আমার লাইফটা চলছিল যখন ওই ডাক্তারবাবু বলেছিল নর্মাল বাচ্চা আপনার হবে না নয় প্রতিবন্ধী হবে না হলে অনেক রকমের সমস্যা হবে আগের থেকেই বলে দিয়েছিল আমি অনেক ঠাকুরকে রেখেছি ঠাকুর যেন বাচ্চাটা আমার ভালো হয় কারণ এইভাবে আমি আস্তে আস্তে দেখলাম বাচ্চাটাকে যখন আমার এখান থেকে আমি বেটার হেল্প পেয়েছি প্রথমে বলবো আমি এখান থেকে খুব ভালো হেল্প পেয়েছি কারণ 12খানা মেডিসিন বন্ধ করতে পেরেছি যেটা 12 বছরে করতে পারিনি এখান থেকে বেটার হেল্প পেয়েছি খুব কষ্ট সহকারে আমি এখানে ছিলাম প্রথমে আমার হাজবেন্ডকে ধন্যবাদ জানাবো কারণ উনি ছাড়া আমি কখনো সুস্থ হতে পারতাম না উনি প্রথমে বলেছিল তুমি পারবি তুমি আচ্ছা পারবি ওইটা বলো, আজকে যে সাবজেক্ট ওটা বলো, পারবি যেটা বলছিলে ওটা বলো। ওকে ওকে স্যার তারপরে আমি এখান থেকে আমার নিজের হেলথ ভালো করলাম তারপর আমি ভাবলাম যে বাচ্চাটাকে ট্রাই করি বাচ্চাটাকে দেখি না না এখান তুমি থেকে না না তুমি সাবজেক্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে তোমার। ওকে স্যার প্রথম যখন তোমার বাচ্চা, ডাক্তার বলে দিয়েছে তোমার বাচ্চা হেলদি হবে না, হ্যাঁ কিছু না ওকে কিছু ডিফেক্ট হবে, হ্যাঁ তারপরে এবার ডেলিভারির পরে সে বাচ্চা কি হলো? ডেলিভারির পরে যখন বাচ্চা আমার নর্মালি বাচ্চাটা আমার হয় ডক্টর বলেছিল আপনাকে যেহেতু আপনার কয়েকদিন আগে আপনাকে অপারেশন করা হয়েছে তাই আপনাকে অপারেশন করা যাবে না নর্মালে যদি হয় তো হবে কিন্তু হওয়ার আমাদের চান্স নেই কারণ কয়েকদিন আগেই আপনাকে অপারেশন করা হয়েছে ম্যাম ঠিক আছে আমি নিজেকে আচ্ছা ট্রাই ওসব বলো, করলাম তুমি চেষ্টা করলাম প্রপার জিনিসটা বলো কি হয়েছে না এবার। তারপরে বেবি আমার হলো কিন্তু কাঁদিনি একদমই কাঁদিনি কাঁচের ঘরের মধ্যে ওকে রাখা হয়েছিল ডাক্তার অনেকভাবে ট্রাই করলো তারপরে 7 দিন পরেও কাঁদলো
কাঁদলো। আস্তে আস্তে বেবিকে আমি নিয়ে আসলাম, সবই সুস্থ, দেখতে পেলাম বাচ্চা সবকিছু আছে। আস্তে আস্তে দেখতে পারলাম ও মানে হাঁটা চলা সবকিছু আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি। ও 3 বছরের মাথায় ও হাঁটলো। হাঁটতো যখন স্বাভাবিক হাঁটতো না, আগে আগে হাঁটতো, যখন তখন পড়ে যেত, আর দুটো পা টেনে টেনে হাঁটতো। তারপরে দেখলাম মা বাবা এরকম বলতে থাকলো, তা কাকা এরকম বলতো, বলতে বললে মাঝে পড়ে একদমই বন্ধ হয়ে যায়, আর বলতেই পারলো না। তখন অনেক জায়গায় ডক্টর দেখালাম, অনেক কিছু করলাম, অনেক কিছু ট্রাই করলাম। তারপরে এক জায়গায় বললো অপারেশন করুন, 2খানা অপারেশন করলাম। তবুও দেখলাম আমার বাচ্চা বেঁধে বেঁধে যাচ্ছে, মানে আমি বুঝতে পারছি ইশারায় কথা বলছে, আমি সবকিছু বুঝতে পারছি। স্কুলে ভর্তি করাতে বলো ডক্টর, তবুও করলাম স্কুলে ভর্তি, ভালো স্কুলে ভর্তি করলাম। আমি চেষ্টা করেছিলাম যে বাচ্চাকে ভালো একটা হেল্প দেব। তারপরে ডক্টর বলল যে কাজ করুন না, ওখানে হবে না, কারণ ব্রেনে ও আঘাত লেগে যাচ্ছে বাচ্চার। কারণ ও সবসময় মাথা গরম, মাথা আগুন, আমি হাত দিয়ে দেখতাম মাথা আগুন, কারণ ব্রেনেরও একটা অপারেশন আছে ওর। তারপর ডক্টর বললো এক কাজ করুন, স্বাভাবিক জীবনে স্বাভাবিক বাচ্চা যেখানে থাকে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করুন। ওখানে মোটে ভর্তি নেবে না, সে কি অবস্থা! মোটে ভর্তি দিচ্ছে, আপনার প্রতিবন্ধী বাচ্চা আমরা নেবো না, ওর কথা বুঝতে পারছি না। সারাক্ষণ ওর পাশে আমি বসে থাকতাম। আর মানে যখন আমি ওকে ভর্তি করালাম ওর পাশে বসেই থাকতাম। খিচুড়ি স্কুলে ভর্তি করলাম, তখন বললো আপনার কথা, আপনার বাচ্চার কথা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, আপনি এক কাজ করে প্রতিবন্ধী স্কুলে ভর্তি করে দিন। আমি ভাবলাম আমার বাচ্চাটা কি প্রতিবন্ধী হয়ে গেল। উম, এবার তারপরে আমি স্কুলে ভর্তি করলাম। আস্তে আস্তে ওকে আমি ট্রাই শেখাতে লাগলাম, এটা আকাশ, এটা গাছ, এটা তোমার নাম কি, তোমার নাম লেখো, এরকম করে আস্তে আস্তে সবকিছু পাই টু পাই ওকে শেখাতে লাগলাম। তারপরে দেখলাম যে না, আমি হাল ছেড়ে দিলাম, আর হবার নয়। তারপরে স্যার, মেয়ের মানে হেড স্যার পায়ে হাত দিয়ে বললো, স্যার আপনি আমার ভগবান, আপনি দেখুন আমি বাচ্চাটাকে কোথায় নিয়ে যাবো, আপনাদের স্কুলে ভর্তি করান, যেটুকু হয় যেটুকু। বলে না, ডক্টর বলে দিয়েছে বেশি দূর হবার নয়, ওর পড়াশোনা একদমই হবে না, ও কিছুই মনে রাখতে পারছে না, নিজের নামটা পর্যন্ত মানে একটুখানি রাজ করে টয়লেট করে ফেলছে। ও সবসময়ের জন্য সেন্সলেস হয়ে যেত, অজ্ঞান হয়ে যেত, ছুটে গিয়ে আবার নিয়ে আসতাম। তারপরে দেখলাম না, নিজে এই এখানে এসে আমি নিজে যখন হেলথ ভালো করতে পেরেছি, দেখি একবার এখানে বাচ্চাটাকে আমি নিউট্রিশনটা দিয়ে দেখি। এমন কোনো নিউট্রিশন নেই ওকে আমি দেইনি, যেভাবে আমার আমার স্যার ম্যাম বলেছেন ঠিক সেভাবে আমি করি। পাই টু পাই দেখলাম ও নিজের নামটা লিখতে পারছে, এবং দেখলাম যে ছাড় ছাড় করে পড়াটা, একদমই টানা পড়া পারতো না, কি সুন্দর করে আস্তে আস্তে বলছে, আস্তে আস্তে চেষ্টা করছে, নিজে থেকে বলার চেষ্টা করছে। বোতাম লাগাতে একদমই পারতো না, যেখানে সেখানে জামা প্যান্ট বদলে ফেলতো। 10 বছরের বাচ্চাকে যে বাবা মা কিভাবে লালন পালন করেছে একমাত্র সেই বাবা মাই জানে। এত কষ্টের অভাবে নিজস্ব কিছুই নেই, তবুও ট্রাই করেছি, চেষ্টা করেছি, অনেক অনেক টাকা খরচা করেছি। কিন্তু এরকম একটা প্রোগ্রাম যদি পেতাম স্যার, আমি মনে হয় অনেক দিন আগে বাচ্চাটাকে সুস্থ করতে পারতাম। এই তো আমার 1 বছর 4 মাস হচ্ছে। থ্যাঙ্কস এই কমিউনিটি, এখানে এসে আমি সব কিছু পেয়েছি। মেয়ে কথা বলতে সুন্দরভাবে পারে। মেয়ে এখান থেকে মেয়ে যখন আমি প্রথম নিয়ে আসি 30 কেজি ওয়েট ছিল ওর, এখান থেকে 40 কেজি ওয়েট, মানে 10 কেজি মাসেল গেন করেছে। আর বেটার হেলথ আছে, সুন্দর, এখন আর কোনো লো এনার্জি নেই, সারাক্ষণ আমার সাথে বক বক করে ঝগড়া করে অনেক কিছু বায়না করে, জামা কিনে দাও, প্যান্ট কিনে দাও। আমি কত যে খুশি আজকে রে, যে আমার বাচ্চা এগুলো বলতে পারছে, আমাকে বলছে যে কোনোদিনও বলতে পারিনি, সে বলছে "মানে এটা দাও ওটা দাও"। সংসারে অভাব থাকলেও এইগুলো যে আমার এত খুশি খুশি, আমি কখনো বলে বোঝাতে পারবো না যে এতটা আমি খুশি। তোর সব থেকে বেশি খুশির বাবা। ওর বাবা কখনো ভাবতে পারিনি যে আমার বাচ্চা এখান থেকে ভালো হবে, একটা সার্টিফিকেট করার জন্য সবাই বলতো। আমি কখনো ভাবিনি আমার বাচ্চা প্রতিবন্ধী, জীবনে না, কখনো না, আমার বাচ্চা এক নর্মাল। আমি শুধু ভগবানকে ডাকতাম। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, হাততালি দিন। তার মানে আর দেখেছেন আমার নিউট্রিশনের আমার কি পাওয়ার আছে। ছেলের ও- রেজাল্টটা এখানে বলি, ছেলেও এখান থেকে 5 কেজি মাসেল গেইন করেছে। কারণ মেয়ে যখন দেখতে পাচ্ছে আস্তে আস্তে এই অবস্থা, আমারও এই অবস্থা, ছেলেটার দিকেও নজর আমি দিতাম না। ও ছেলেরও সমস্যা ছিল না, কিন্তু ওর পটির প্রচন্ড হারে সমস্যা 7 বছরে। ওর যে 7 বছরে কি মাংস কি জিনিস আমি কোনোদিন বাড়িতে আনতাম না, সবজিও খেত না, শুধু খেত ডাল, ডাল ছাড়া ও ভালোবাসতো না, আর ডিম সিদ্ধ এই খেয়ে ওর লাইফটা চলছিল। সে থ্যাংক ইউ ওই কমিউনিটি,
এখান থেকে আমার ছেলে 5 কেজি 6 কেজি হয়ে গেছে, 26 কেজি করেছে, 19 কেজি নিয়ে এসেছিল, 6 কেজি মাসেল গেইন করেছে, এখন সবকিছু খায়। আর না, একদম নিউট্রিশন তো কোনো বলার কথাই হবে না, আমার না থাকুক আমার বাচ্চাদের সবসময় 4 খানা করে